नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हम जायसी कवि के विषय में पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने जायसी कवि से संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब जायसी कवि के रचना कर्म को लेकर आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं। उनका कहना है कि पद्मावत के कथा विधान में सर्ग जैसे विभाजन को अस्वीकार करके लगातार वर्णन क्रम को चलाना आलोचकों द्वारा फारसी मसनवी शैली का प्रभाव माना गया है। यानी जैसे आपने देखा कि पृथ्वीराज रासो समय में विभाजित था। उस पूर्व के जो ग्रंथ थे उनमें सर्ग के अनुसार विभाजन होता था, लेकिन यहाँ जायसी ने उसे अस्वीकार किया और वर्णन को लगातार चलाया। इस शैली के पीछे देसी लोक गाथाओं का संस्कार भी देखा जा सकता है, जिनमें शास्त्रीय दृष्टि का कोई विभाजन नहीं, कथा लगातार चलती है। लोक और शिष्ट को एक दूसरे के आमने सामने करके इस टकराहट में से कुछ सिरजने का एक और उपक्रम हमें पद्मावत के कथा विधान के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भिन्न प्रकृति रखने में मिलता है। जायसी ने अपने कथानक का विधान इस तरह किया है कि पूर्व कथा लोक कथा के रूप में काल्पनिक वृत्त है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक बनावट लिए हुए। यहाँ से आपके नेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उसका पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। ये सही है कि पूर्वार्ध ऐतिहासिक है, उत्तरार्ध काल्पनिक है, ये कथन सही है। अथवा पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक, यह कथन किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की धारणा है। ये दो अलग अलग संसार हैं और उनकी विश्वसनीयता की अलग अलग शर्तें हैं। लोक कथा की रंगत के लिए पूर्वार्ध में अनेक अति प्राकृत चरित्र और घटनाएं हैं, जैसे देवी देवता, राक्षस, मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता, सिद्धि गुटिका आदि। उत्तरार्ध में ये अति प्राकृत तत्व एकदम अनुपस्थित हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं होता। रोचक बात यह है कि समुद्र द्वारा दिए गए 5 अमूल्य पदार्थ अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर रत्नसेन के पास हैं, जबकि बरसों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरे डाला रहा और इनके उपयोग की बात राजा को नहीं सूझी। लगता है कि लोक वृत्त से निकलकर ऐतिहासिक वृत्त में आने पर इनकी अलौकिकता समाप्त हो गई। बल्कि अलाउद्दीन से संधि के समय रतन सिंह की ओर से ये 5 अमूल्य वस्तुएं दे दी जाती हैं। अमृत और शार्दुल के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? देखिए, जब हम ध्यान से किसी कृति को पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं। ठीक है, अमृत भी था, शार्दुल यानी सिंह भी होता है, कई अर्थ होते हैं शार्दुल के। ये सारी चीज़ें थी रत्नसेन के पास। अब वो अमृत उसके पास था तो उसे सबको पी लेना चाहिए था ना, चित्तौड़ वासियों को पिला देता, खुद पी लेता। ठीक है, और शार्दुल था तो फिर दिक्कत ही नहीं थी। इसी से मालूम चलता है कि इसका पूर्वार्ध तो काल्पनिक है और बाद में बिल्कुल जो घटना थी उसके पूर्वार्ध को काल्पनिक बनाकर जायसी ने लिखा था। लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी के अपने रचना विधान की निजी उपज है। संसार के महाकाव्यों में शायद ही कहीं यथार्थ के ऐसे द्विखंडी रूप का चित्रण हुआ हो। लोक और शिष्ट ऐतिहासिक वृत्त को यूं बगल बगल रखने के पीछे कवि की कई दृष्टियां हो सकती हैं। एक सीधा लक्ष्य हो सकता है तुलना के माध्यम से इन दो संसारों के वैषम्य को और गहरा करके दिखाना। इससे फिर गहरी दृष्टि होगी इन दोनों के नैतिक विधान का अंतर दर्शाना। लोक वृत्त की दुनिया में कष्ट है तो कृपा भी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्त में कष्ट ही कष्ट है, उससे उबरना नहीं है। यूँ पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है, जबकि उत्तरार्ध चरम दुखांत।
यहाँ विजयदेव नारायण शाही ने ठीक ही लक्षित किया है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कथन पूछे जाते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा विजयदेव नारायण शाही। ऐसा ना करें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में लिखा है तो ऑप्शन में चतुर्वेदी जी पर टिक कर यहाँ है। भले ही आपने पढ़ा रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में, पर यह कथन विजयदेव नारायण शाही का ही है। पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को भी जैसे एक दर्जा और ऊंचा उठा देता हो। यह महाकाव्य का न केवल शास्त्रीय सूचीबद्ध वर्णन है, संध्या, प्रातः, प्रदोष, युद्ध, मृगया आदि वर्ण यथार्थ का पूरा द्विआयामी चित्रण है। मनुष्य जीवन की समग्रता और उसकी नियति का इससे अधिक पूर्ण और प्रभावी अंकन कैसे हो सकता है? दोबारा कथन पे ध्यान दीजिए। दूसरा पूछे जाने योग्य कथन है कि मनुष्य जीवन की समग्रता और उसकी नियति का इससे अधिक पूर्ण और प्रभावी अंकन कैसे हो सकता है? ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इस पूर्णता की पूर्णतर प्रतीति के लिए ही कवि बीच बीच में लंबे और सांगोपांग वर्णन ले आता है, जिनकी रचनात्मक संगति आचार्य शुक्ल ने नहीं देखी। ऊंचे या माटी, जोबन या मसी जैसे प्रसंगों पर कवि के लंबे और सिलसिलेवार पर्यवेक्षण लोक शैली के अनिवार्य अंग हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान कोश लोक जीवन से लिए गए हैं और बदले में उसे समृद्ध भी करते चलते हैं, पर कथा में इनकी अंततः संगति है और इनके इतिवृत्त में काव्य सक्रिय हो जाता है बीच बीच में बिंब प्रयोग से। काव्य सक्रिय हो जाता है बीच बीच में बिंब प्रयोग से। देवपाल की दूती द्वारा पद्मिनी को फुसलाने के प्रसंग में मसी संबंधी चर्चा, जो राम शुक्ल की पहली कसौटी पर अनावश्यक विराम ठहरेगी, बाद में उन्हें उपयुक्त और दूती के सामान्य स्वभाव के अनुकूल लगती है। दूती कहती है, लो ना सोई जहाँ मसी रेखा, मसी पुत्र न जिन सोह जग देखा, सो कस सेत जहाँ मसी नाही, सो कस पिंड न जहाँ पर छाई। आचार्य शुक्ल अनुमोदन की मुद्रा में टिप्पणी करते हैं, अंतिम युक्ति तो दार्शनिकों की सी है। ऐसा कौन सा शरीर है जिसकी परछाई नहीं है? उत्तरार्ध के पूर्वार्ध में, यानी ये जो पी ना, सो कस्पिंड न जहाँ परछाई, पद्मावत के पूर्वार्ध में लोक अभिप्रायों का प्रयोग उस अंश की लोक रंगत को और प्रगाढ़ करने के लिए है। तोते के वर्णन से राजकुमार के मन में प्रेम का उत्पन्न होना, शिव पार्वती द्वारा प्रेमी के प्रेम की परीक्षा, शिव का कोढ़ी वेश धारण करना, युद्ध में हनुमान के सहायक होना, ऐसे ही लोक अभिप्राय हैं। ये कोई अभिप्राय फिर उत्तरार्ध में नहीं आते। ऐतिहासिक वृत्त में जैसे कुछ भी पूर्वोक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ ना कोई समय है ना अभिप्राय। लोक और शिष्ट की यह टकराहट जायसी के संसार रचना को अद्भुत विस्तार देती है। तो किसकी? लोक और शिष्ट की टकराहट जायसी की रचना संसार को अद्भुत विस्तार देती है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। कथानक के दो स्तरों की इस अंतर प्रक्रिया में कवि ने जैसे महाकाव्य और मसनवी की सभी संभावनाओं को निशेष कर दिया है। क्या किया है इन्होंने? कथानक के दो स्तर, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, काल्पनिक और ऐतिहासिक, और इस अंतर प्रक्रिया में कवि ने जैसे महाकाव्य और मसनवी की सभी संभावना को निशेष कर दिया। लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता के बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता के बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। पृथ्वीराज रासौ, पद्मावत, रामचरितमानस, यह इन कृतियों का कालक्रम ही नहीं, रचनानुक्रम भी है। रासों में यदि लोक शैली प्रबल है तो मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य किसने माना है? चतुर्वेदी जी ने। यह संक्रमण रचना के हर महत्वपूर्ण पक्ष में देखा जा सकता है। पर लोक परंपरा से जुड़ने की एक विडंबना भी देखी जा सकती है कि पद्मावत का पाठ क्षेत्र अपेक्षा सीमित रहा।
बोली शैली की दृष्टि से जितना ठेठ है, इसकी पहुंच उतनी कम। दूसरी ओर बोली और शैली दोनों में संस्कृत परंपरा से जुड़कर तुलसी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। ठेठ बोली का ठाठ बोधगम्यता की दृष्टि से दोनों ओर असर डालता है, पर लोक और शिष्ट के संक्रमण में विकसित अर्थ प्रक्रिया का अतुलनीय उदाहरण है पद्मावत। अंतिम पंक्तियों पर हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछी जा सकती हैं कि लोक और शिष्ट के संक्रमण में विकसित अर्थ प्रक्रिया का अतुलनीय उदाहरण कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं। इसी के साथ जायसी का इनका जो लेख है ये समाप्त हुआ। आगे सूरदास पढ़ेंगे। सूरदास को कल की कक्षा में नई कक्षा को नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे दोनों चैनल हैं, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला, दोनों की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आपके सिलेबस की जो भी उपयोगी किताबें हैं, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, अन्य गद्य विधाएं, सभी कुछ आपको इन दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट सभी मिल जाएगा। कृपया कर प्लेलिस्ट चेक करें और दोनों चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।